गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो क्या थी कि हमने ये देखा था कि अगर हम केमिकल रिएक्शंस हमने कवर की थी ग्लिसरॉल की, ठीक है। तो ग्लिसरॉल जो था वो हमारे लिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल था जिसमें 3 OH प्रेजेंट हो, ठीक है। 3 OH अगर किसी अल्कोहल में, अगर किसी कंपाउंड में 3 OH प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसे ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहेंगे। ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? ग्लिसरॉल, ठीक है ना। जैसे 1,2-डाइओल, अगर डाइओल का डाइहाइड्रिक अल्कोहल का सबसे छोटा हम एग्जांपल ले तो वो क्या होता है? वो होता है ग्लाइकोल। ये हमें पता है ना। तो हमने ग्लिसरॉल के केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे कल, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि जो ग्लिसरॉल है उसकी जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम उसकी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फेट से करवाते हैं, सॉरी पोटेशियम बाइसल्फेट KH4 से जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? तो हमें उस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? हमें मिला था एक्रोलीन, है ना। हमें एक्रोलीन मिला था, अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें मिला था। जब हमने ग्लिसरॉल की रिएक्शन पोटेशियम बाइसल्फेट से करवाई तो हमें मिला था क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं एक्रोलीन, ठीक है ना। फिर हमने सेकंड केमिकल रिएक्शन पढ़ा। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन था, सेकंड केमिकल रिएक्शन क्या कहता है कि जब हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं ग्लिसरॉल की, ठीक है। तो एसिडिक नेचर के लिए मैंने आपको कहा था कि हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? हम करवाएंगे एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल्स क्या क्या हो सकती है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब हो सकती है ना। सभी एल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज़ करते हैं। फिर जब हमने रिएक्शन करवाई सोडियम की तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले वो H निकलेगी जो ज़्यादा एसिडिक होगी, और एसिडिक नेचर हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो 2 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो हमने जो 1 डिग्री अल्कोहल था ग्लिसरॉल में, 2 तरह के अल्कोहल थे, है ना। ये जो बीच में है ये तो है 2 डिग्री, और जो ऊपर और नीचे है वो है 1 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी सोडियम से। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वो 1 डिग्री के द्वारा शो किया जाता है। अब चाहे ऊपर वाला करे या नीचे वाला करे, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमने एसिडिक नेचर को डिफाइन किया था इस रिएक्शन से। फिर जो हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ी थी वो हमने हैलो एसिड्स से करवाई थी। क्या? हैलो एसिड्स HBr, HCl, इनके मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी से हमने रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। HI का हमने थोड़ा अलग से पढ़ा था क्योंकि HI में जब हम मिनिमम क्वांटिटी से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एलाइल आयोडाइड मिलते हैं, ठीक है ना। HI से रिएक्शन थोड़ी स्पेसिफिक बताई थी क्योंकि जो आयोडीन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या करवाया कि हमें एलाइलिक आयोडाइड तो मिल गया, हमें ये चीज़ तो मिल गई, लेकिन अभी फिर से मैंने आपको एक चीज़ कही है कि जो I2 गैस है वो रिमूवल टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि आयोडीन एक बल्की ग्रुप होता है, एक बड़ा समूह होता है जो आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम वापस से जब इसके HI से रिएक्शन करवाते हैं तो मार्कोनिकोव एडिशन होता है ना 2 बार, और हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिला था वो क्या मिला था? हमें मिला था 2-आयोडोप्रोपेन। ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि हमने ये सब लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट कौन सा है? हैलो एसिड से जो हमारा रिएक्शन था वो थर्ड था। फर्स्ट था डिहाइड्रेशन, फर्स्ट डिहाइड्रेशन था। सेकंड हमने पढ़ा था एसिडिक बिहेवियर, है ना, एसिडिक नेचर था सेकंड। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? हैलो एसिड से रिएक्शन, हैलो एसिड से रिएक्शन करवाई थी। अब जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ जो हमारा हेडिंग है केमिकल रिएक्शन में वो क्या है? रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ HNO3। तो जब हम HNO3 से ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ पता है
HNO3 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। सबसे पहले मैंने ग्लिसरॉल लिया, इसकी रिएक्शन मुझे HNO3 से करवानी है। HNO3 की स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन के संयुक्ता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो 3 तो इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। अब जो चौथा बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है ना, तो एक लोन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन को और क्या बना लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। तो एक HNO3 जब यहाँ रिएक्शन करता है 1 मोल एक अणु के साथ, ठीक है ना, एक एल्कोहल से जब एक HNO3 रिएक्शन करता है तो यहाँ से एक H2O बाहर निकलता है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही जब दूसरा मोल लेंगे तो वो दूसरा बाहर निकालेगा, और ये सब चीज़ें एसिडिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले ये निकलेगा, देन ये निकलेगा, क्योंकि हमें पता है अम्लीय प्रकृति 1 डिग्री की ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें आपको पता है ना, यही होने वाला है। और थर्ड में ये HO2 भी यहाँ से निकल जाएगा। हमें यहाँ से 3 H2 बाहर होते हुए दिख रहे हैं, और हमें ये चीज़ मिल रही है क्या? देखो, आप चाहो तो इस NO2 को बंद करके लिख दो, या चाहे जैसे मैंने लिखा है वैसे ओपन करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ बनेगी क्या अपने पास? बिल्कुल यही चीज़ बनने वाली है, ठीक है ना। तो जो अपने पास स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? नोबेल ऑयल। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आई है ये होती है नोबेल ऑयल। मतलब जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई जाती है तो रिएक्शन के दौरान 3 H2 अणु के निष्कासन से हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है, जो नाइट्रो, अब देखो जिसमें NO2 ग्रुप हो उसे आप नाइट्रो कंपाउंड बोलते हो, जैसे जिसमें OH हो उसे हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हो, ठीक है। लेकिन ये NO2 नहीं है, ये NO2 नहीं है, ये NO3 है, ठीक है। तो देखो एस्टर का आपको अच्छे से पता है RCOOR यही होता है ना। तो देखो ये अपने लिए R है, COOR। तो ये एक तरह से इसको आप नाइट्रो कंपाउंड नहीं कहो, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप थोड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है? जैसे जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से, ध्यान से सुनना, जब हम एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो इसी तरह से H2 बाहर निकलता है ना। जो OH होता है वो एसिड का होता है, जो H होता है वो अल्कोहल का होता है। यही चीज़ हमने की थी जब एसिडिफिकेशन पढ़ा था, यही हुआ था ना। तो मैं मान रही हूँ कि इधर ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ से H2 रिमूव हो रहा है। तो जब अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हमने करवाई थी तो हमें एस्टर मिले थे क्या? तो यहाँ वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो कंपाउंड बना वो नाइट्रो कंपाउंड नहीं है, वो क्या है? ये एक एस्टर का डेरिवेटिव है, क्योंकि एस्टर ही तो बनते हैं इसे, समझ रहे हो ना। ये एक एस्टर डेरिवेटिव है, ना कि नाइट्रो कंपाउंड। बस ये लाइन इसका अलग है, ठीक है। ये था हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन HNO3 के साथ, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो। जब हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। जब हम फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से रिएक्शन करवाते हैं, जब हम फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमने ये देखा था कि जो अल्कोहल है वो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं। पता है, हमें बहुत अच्छे से किया था हमने, ठीक है। तो हम वही चीज़ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल से करवा देंगे। तो आपका जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विथ PX3 एंड PX5। किसी से भी करवाओ, मैकेनिज्म तो हमें आता है, तो हम डायरेक्ट एल्किल हैलाइड बना देंगे अल्कोहल से, ठीक है। हमें अच्छे से पता है हम PX3 लें या PX5 लें, हमें प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड ही मिलने वाला है। PX3 जब लेते हैं तो जो सब प्रोडक्ट है वो H3PO3 बाहर निकलता है, जब PX5 लेते हैं तो POX3 बाहर निकलता है। पता है, सब हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का सबसे छोटा एग्जाम्पल ग्लिसरॉल मैंने यहाँ लिया,
मैंने इसकी रिएक्शन करवाई PX3 से। PX3 से जब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ तो मैंने क्या देखा कि PX3 ले लूँ या PX5 ले लूँ, मिनिमम 3 हैलाइड है, मतलब दोनों ही तीनों OH की जगह मुझे एल्किल हैलाइड दे सकते हैं क्या? यही तो होता था ना मैकेनिज्म हमने पीछे किया हुआ है। जब हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़े थे वहाँ हमने हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा है। तो अब डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक में वापस से वही चीज़ें रिपीट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें आता है। अब हम सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। ये चीज़ होने वाली है ना, बिल्कुल यही चीज़ होने वाली है। अब देखो, अगर मैंने PI3 ले लिया, अगर PCl3 लूँगी या PBr3 लूँगी तो कोई डाउट नहीं है, मुझे प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, यहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं होता। लेकिन जब मैं PI3 लूँगी तो मुझे ये चीज़ मिलेगी क्या? देखो, जब PI3 हम लेंगे तो तीनों अक्स की जगह 3 I आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आ जाएंगे। और हमें अच्छे से पता है कि आयोडीन की जो रिमूवल टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है और हमें एलाइलिक आयोडाइड मिल जाता है। ये चीज़ भी हमें अच्छे से पता है ना। जब HCl HBr HI की करवाई यही तो हुआ था जब हमने आयोडीन का कंपाउंड लिया। ठीक है, तो देखो हम क्या देखते हैं। जब हमने HI की रिएक्शन करवाई थी एक्सिस में तो वापस से रिएक्शन हो रही थी क्या? यहाँ जब HI की रिएक्शन हम करवाते तो वापस से यहाँ रिएक्शन हो रही थी क्या? बिल्कुल हो रही थी, क्योंकि HI जो है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, इसलिए उसका मार्कोनिकोव नियम के अनुसार इस डबल बॉन्ड पर एडिशन हो गया था। लेकिन PI3 जो है, फॉस्फोरस हैलाइड जो है, वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते, इसलिए इसमें आगे चाहे आप कितना ही एक्सिस में ले लो, PI3 एलाइलिक आयोडाइड के आगे कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये देता क्या है? ये देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो एक बाहर निकलता है। ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि HI एडिशन रिएक्शन देता है, मार्कोनिकोव एडिशन देता है ना, तो HI एडिशन देता है, इसलिए वो आगे पार्टिसिपेट कर लेता था और हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या दे दिया था? प्रोपेन 2 आइडोप्रोपेन, यही हुआ था। लेकिन PI3 ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन ये नहीं देता है, इसलिए जब हमें एलाइलिक आयोडाइड मिल जाता है तो इसके आगे PI3 कोई रिएक्शन नहीं करता। समझ गए होंगे आप? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस रिएक्शन में कि PI3 का जो मेजर प्रोडक्ट है वो एलाइलिक आयोडाइड होता है, इसके आगे कोई रिएक्शन वो नहीं कर पाता। ठीक है, ये था आपका क्या? केमिकल रिएक्शन 5th। देखते जाओ, छोटे छोटे रिएक्शंस है। अभी आपका यूनिट देखना कैसे पूरा होता है, थोड़ा ही बचा है बस। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नंबर 6 यही है, देखेंगे आप। नेक्स्ट जो अपना केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विथ एसिड। एसिड में ले रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं HCl ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? इसी को आप नाम दे सकते हो क्या? एस्टरिफिकेशन। क्यों दे सकते हो? क्योंकि जो ग्लिसरॉल है उसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब जो ग्लिसरॉल है वो एक टाइप का एल्कोहल ही तो है। जो ग्लिसरॉल है वो एक तरह का एल्कोहल ही तो है। इसके पास 3 OH है, तो क्या एल्कोहल नहीं है? बिल्कुल है, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ है इसके पास। तो ये तो मान लीजिए कि एल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा है। और जो भी आप एसिड लेंगे वो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो हमने पढ़ा है भाई एस्टरिफिकेशन में, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो OH है वो क्या करता है। देखो एक एक करके करवाते हैं रिएक्शन। यहाँ सबसे पहले 1 मोल की करवाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से करवाते थे, तो एसिड से जब करवाते थे तो मैं एस्टर मिलता था क्या?
जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो एस्टर मिल रहा था, बिल्कुल यहाँ भी वही मिलने वाला है। और जब हमें एस्टर मिल रहा था तो हमने क्या देखा था कि जो H2 बाहर निकलता है उसमें जो H होता है वो एसिड का नहीं होता, वो अल्कोहल का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से यहाँ से जो OH है वो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है। समझ रहे हो ना? इसलिए जब रिएक्शन हम करवाएंगे, अब देखो यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो इसका H और इसका OH बाहर निकल रहा है। मतलब मैं अल्कोहल की अगर रिएक्टिविटी की बात करूँगी तो मुझे OH बॉन्ड को तोड़ना है। मतलब मैं इसकी अम्लीय प्रकृति की बात कर रही हूँ क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। अम्लीय प्रकृति में ही तो OH बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के अल्कोहल है ग्लिसरॉल में, 1 डिग्री और 2 डिग्री। और हमें अच्छे से पता है कि जो 1 डिग्री होते हैं उनकी अम्लीय प्रकृति 2 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस है सबसे पहले रिएक्शन ये देगा, फिर दूसरे मोल से करवाऊंगी तो ये देगा, फिर अगर तीसरे मोल से करवाती हूँ तो बीच वाला देगा। यही ऑर्डर आएगा ना। देखो सबसे पहले 1 मोल से रिएक्शन करवा दिए, ये चीज़ आ जाएगी अपने पास, बिल्कुल आ जाएगी। ये लो 1 मोल लेंगे तो किसी एक अल्कोहल की जगह एस्टर आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल और एसिड H2 के रिमूवल से हमें एस्टर्स देते हैं। यही बनेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा एसिड ले लिया, फिर से इसका OH और इसका H निकलेगा भाई, यहाँ से निकलेगा, निकाल दो। अब इन दोनों में CC का क्यों निकला हमें अच्छे से पता है, 1 डिग्री की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है, ये आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ पाता है, तो इसकी जो H देने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, तो पहले यही देगा। देखो ये चीज़ आएगी क्या हमारे पास, देखो हमें ये चीज़ मिल जाएगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगी, कुछ नया थोड़ी है, जैसा यहाँ था वैसा ही वहाँ है। अब वापस से तीसरे मोल की रिएक्शन करवा दो। मतलब अगर हम एक्सिस में एसिड लेते हैं तभी हमें तीनों OH की जगह 3 एस्टर कंपाउंड मिलते हैं। अगर हमने 1 मोल लिया तो किसी एक 1 डिग्री की जगह एस्टर बनता है, 2 मोल लेंगे तो दोनों 1 डिग्री की जगह एस्टर बनेगा, और 3 मोल ले लेंगे तो तीनों की जगह एस्टर आ जाएगा। यही होता है एस्टरिफिकेशन, बिल्कुल यही होता है। देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन है। बस हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर लेंगे आप, है ना। देख लो अच्छे से, कुछ भी नहीं किया है, कितना सिंपल सा रिएक्शन है। देखो सिर्फ एस्टरिफिकेशन किया है, जो कि हमें अच्छे से आता भी है। कंप्लीट। अब देखो, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखो आप, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो देखो। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से करवाएंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ये तो है अपना क्या, ग्लिसरॉल, जिसकी रिएक्शन मुझे करवानी है। करवानी किससे है? ऑक्जेलिक एसिड से। यही होता है ऑक्जेलिक एसिड, COOH, यही तो होता है भाई, बिल्कुल यही होता है। अब देखो क्या होगा, क्या होता है देखते जाओ। सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड है ये, इसके पास OH है, मतलब इसका OH भाई निकलेगा यहाँ से। OH जब निकलेगा तो देखो क्या बन रहा है अपने पास ये चीज़ आ जाएगी क्या? देखो इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ गया है, इस पर है डबल बॉन्ड O, फिर इसके आगे जुड़ा हुआ है COOH। ये वाला कंपाउंड जुड़ गया इस ऑक्सीजन से। इधर जो बचा हुआ है वो छाप दो इधर ऐसे कैसे, ये लो, ये चीज़ तो है अपने पास, तो बस बना दो इसको। अब देखो जैसे ही हमने इसको हीट किया,
जैसे ही हमने इसको हीट किया, हीट करते ही हमें अच्छे से पता है अगर कहीं कोई गैस प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाएगी। और यहाँ देखो CO2 के बनने की टेंडेंसी है भाई। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव, H+ को भगाएगा और ये H इस कार्बन नेगेटिव पर आकर जुड़ जाएगा। क्या? बिल्कुल जुड़ जाएगा। CO2 निकला, देखो क्या बना हमारे पास, बना है O, C डबल बॉन्ड O, इस पर आके जुड़ गया है H। ये चीज़ तो हुई है, बिल्कुल यही हुई है ना। देखो CHO आ गया वहाँ। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँगी किससे? इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ H2O से। ठीक है ना, H2O से रिएक्शन करवाएंगे। H2O से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? H2O में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऑब्वियस है यही अटैक करने वाला है, क्योंकि कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आता है जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यही तो होता है। तो बस अटैक कर दिया इसने। देखो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, ये O-, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई पॉजिटिव। यहाँ हमारे पास ये चीज़ आ गई है। क्या आप कहेंगे? बिल्कुल आ गई है, यही हुआ है, कुछ नया नहीं किया है, जो हो रहा है वही किया है। समझ गए हो आप? ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन पे भाई पॉजिटिव आ रहा है, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है तो H+ को भगाएगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखिए क्या बन रहा है अपने पास, जो ग्लिसरॉल हमने लिया था वो ग्लिसरॉल हमें वापस मिल गया है। ये तो एज इट इज़ आ गया भाई। हमें क्या मिल गया? देखो H, C डबल बॉन्ड O, OH, H, C डबल बॉन्ड O, OH, यानी कि फॉर्मिक एसिड। तो मैं क्या कह दूँ? टेम्परेचर का कंडीशन हम इसमें ले सकते हैं 383 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। अभी मैं जब ज़्यादा टेम्परेचर लूँगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊँगी। ठीक है ना, अभी मैंने टेम्परेचर कम लिया है तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। समझ रहे हो ना? अभी मैं हाई टेम्परेचर लूँगी ना तो दोनों CO2 निकल जाएंगे, ये वाला भी भाग जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, जब कम ताप पर रिएक्शन हो रही है तो सिर्फ एक CO2 मॉलिक्यूल निकल रहा है यहाँ से। समझ रहे हो ना? और इस तरह से जो ऑक्जेलिक एसिड है वो लो टेम्परेचर पे हमें प्रोडक्ट क्या देते हैं? फॉर्मिक एसिड हमें देते हैं। देखो सिंपल सा रिएक्शन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। सबसे पहले अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करवाई। हमें अच्छे से पता है कि अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करके H2 अणु के निष्कासन द्वारा हमें क्या देते हैं? एस्टर्स कंपाउंड देते हैं, जो कि हमें यहाँ मिल भी रहा है। मिल गया ना। फिर यहाँ से जैसे ही हीट किया एक CO2 रिमूव हुआ, हमें मिल गया CHO, उस पर अटैक हुआ H2O का। अटैक होने के बाद बस हमें मिल गया फॉर्मिक एसिड और एक जो ग्लिसरॉल हमने लिया था वो हमें वापस मिल गया है। ये चीज़ तो हुई है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट सेकंड, अब मैं टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो चेंज करूँगी। सिर्फ रिएक्शन वही है, ऑक्जेलिक एसिड से ही करवाऊँगी, बट टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो मैं चेंज कर दूँगी। अब मैंने जो टेम्परेचर ले लिया वो क्या है? 533 केल्विन। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। पहले एक CO2 निकला था, अब 2 निकलेंगे। देखो ये अपना ऑक्जेलिक एसिड है, बिल्कुल है, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब देखो आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी, क्योंकि मैं H2 जब निकालूंगी भाई तो मैं इन दोनों को भगाऊंगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि एसिडिक नेचर तो 1 डिग्री की ज़्यादा होती है, तो जो ऑक्जेलिक एसिड है उसने 2 डिग्री से रिएक्शन क्यों दे दी, दूसरे 1 डिग्री से ही क्यों नहीं दी। ठीक है ना। तो देखो इसमें आपका जो स्टेरिक फैक्टर है वो डोमिनेट करता है कि जो ऑक्जेलिक एसिड है
वो उससे हाइड्रोक्सी ग्रुप पर रिएक्शन पहले करेगा ना, क्योंकि देखो अब यहाँ जो दोनों एसिड है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, दोनों एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आप ये दोनों फ्री नहीं हैं। अगर ये फ्री ही नहीं है तो ये अपनी मर्जी से हर कहीं नहीं चले जा सकते ना। जैसे मेरे पास कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें मेरे पास 2 एल्कोहल है, मैं एक एल्कोहल यहाँ बिठा दूँ, एक वहाँ बिठा दूँ। ऑक्जेलिक एसिड बेचारा छोटा सा है भाई, वो इतनी दूर जाके रिएक्शन अप्रोच करे ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना, नहीं है। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है यहाँ वो उस एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है जो कि उसके लिए इजी अप्रोचेबल है, जहाँ वो आसानी से अटैक कर सकता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग डिस्टेंस, क्योंकि इसको अपना बॉन्ड भी देखना है। पता चला कि दूसरे से बॉन्ड बनाने के चक्कर में खुद का ही टूट गया, वो चीज़ थोड़ी करना है, ठीक है ना। इसलिए इसने एक मोल 1 डिग्री और दूसरे 2 डिग्री से रिएक्शन दे दी। अब देखो हमारे पास क्या बन गया है, H2O भागेंगे 2, भाग गए यहाँ से। देखो क्या बन गया है, CH2O CHO, ये बेचारा जैसे था वैसे की वैसे बैठा है इधर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई है क्या, यही आई है भाई, यही आई है, यही तो आई है, बिल्कुल आई है। अब टेम्परेचर हमारे पास हाई है, तो यहाँ अगर CO2 के 2 मोल निकल सकते हैं तो वो निकलेंगे भाई, निकलेंगे। क्या होगा देखो, मैंने माना इसने रेजोनेंस ये यहाँ कर सकता है, करेगा, रेजोनेंस करेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। अब देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिव, वापस से इलेक्ट्रॉन देते हुए ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, 2 CO2 कैसे बाहर हो रहे हैं आपको दिख रहा होगा अच्छे से। 2 CO2 यहाँ से बाहर हो जाते हैं और हमें मिल जाता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये रिएक्शन किससे है, ये रिएक्शन है ऑक्जेलिक एसिड के साथ, जिसमें हम अगर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो सिर्फ एक CO2 के निष्कासन द्वारा हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। हमें जो प्रोडक्ट मिला था उसमें हमने क्या देखा कि जब टेम्परेचर लिमिट हमने कम ली है तो ऑब्वियस है एक ही CO2 भागेगा वहाँ से, ठीक है। तो हमें जो ऑक्जेलिक एसिड है उससे हमें मिला क्या, फॉर्मिक एसिड, और ग्लिसरॉल एज इट इज़ हमें वापस मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो यहाँ से 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं, और 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या होता है, 2 CO2 निकलने के बाद क्या होगा कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एलाइलिक अल्कोहल। ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना, सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं है, सिंपल अटैक करवा के CO2 को भगाया है बस, ठीक है। अब देखो एक और रिएक्शन बता देते हैं। अगर क्या हो, अगर मैं इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से ही करवा दूँ, फॉर्मिक एसिड बन गया। जब मैंने ऑक्जेलिक एसिड का मिनिमम क्वांटिटी यूज़ किया तो मुझे फॉर्मिक एसिड मिल गया, ठीक है। ये लो फॉर्मिक एसिड, चाहे नेक्स्ट नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, यही तो होता है फॉर्मिक एसिड। तो जब आप फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर करवाओगे तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड की जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो देखो क्या होगा, पता है भाई एसिड है, OH है, तो H2O तो निकलने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या बन गया देखो, ये चीज़ आ गई क्या अपने पास, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन इधर कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव आएगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखो यहाँ से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 गैस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो H माइनस निकल के इस कार्बन पॉजिटिव पर आकर जुड़ जाएगा। जब ऑक्सीजन के लोन पर रेजोनेंस करेंगे CO के साथ इस तरह से, जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो क्या बन जाएगा देखो, O डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव H, पॉजिटिव आया, बंदे ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे तो कार्बन पर पॉजिटिव आया,
और ये जैसे ही इधर रेजोनेंस करेगा H माइनस को भगाएगा तो H माइनस इस कार्बन पॉजिटिव पर आकर जुड़ जाएगा। यही काम कर रहे हैं भाई ऊपर, ठीक है ना। देखो क्या बन गया अपने पास, एक CO2 निकल गया यहाँ से बाहर और ये CH2 के साथ आ गया H, तो ये बन गया CH3, CHOH, CH2OH। ये बनेगा क्या, यही बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो, अब जब आप रिएक्शन करवाओगे, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से H ये बाहर निकल जाए। H2 रिमूव हो सकता है ना, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये बन गया क्या, एलाइलिक अल्कोहल। समझ रहे हो ना, फॉर्मिक एसिड से एलाइलिक अल्कोहल कैसे जनरेट किया जा सकता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन, CO2 का मॉलिक्यूल भगाओ और H2O के निष्कासन से, डिहाइड्रेशन से क्या बना दो, वहाँ एलाइलिक अल्कोहल बना दो। बन गया रिएक्शन, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो जब हमने ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था तो मैंने आपको कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, ठीक है ना। तो वैसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे, क्या क्या यहाँ बन सकता है वो आप देखो, ठीक है ना। देखो जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया। सिर्फ मैं मान रही हूँ क्योंकि मैंने कोई फिक्स नहीं किया कि मैं कौन सा रिएजेंट ले रही हूँ। रिएजेंट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ रिएजेंट होते हैं जो सिर्फ 1 डिग्री का ही ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ 2 डिग्री का ही करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड का ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मैं अज्यूम कर करके पॉसिबिलिटी बनाऊंगी। सबसे पहले मान लो मैंने कोई ऐसा रिएजेंट लिया है जो 1 डिग्री एल्कोहल का करता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, ये बन जाएगा, यही बनेगा। अब मान लो मैंने कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जो एल्डिहाइड का करता है एसिड में, तो इसने बना दिया एसिड। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी यहाँ पर ले रही हूँ। फिर मैंने माना फिर से मैंने कोई ऐसा रिएजेंट लिया है जो कि 1 डिग्री का करता है, वापस मैंने वहीं ले लिया जो 1 डिग्री का करता है, तो मेरे पास 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, ये बन गया। अब इस एल्डिहाइड का मैं अगर वापस कर दूँ ऑक्सीडेशन तो मुझे क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। मतलब मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि रिएजेंट के बेस पर क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है। समझ रहे हो ना। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई ऐसा रिएजेंट लिया जो कि 2 डिग्री एल्कोहल का कीटोन में करता है। यहाँ मैंने ऐसा लिया था जो 1 डिग्री का एल्डिहाइड में करता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो 1 डिग्री है वो तो ऐसे के ऐसे बैठा रहेगा आराम से, और जो 2 डिग्री है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे 2 डिग्री के लिए हमने वो यूज़ किया था, ओपियोनर ऑक्सीडेशन यूज़ किया था ना। तो अगर ओपियोनर ऑक्सीडेशन में यहाँ ऑपरेट कर दूँ तो सिर्फ इसी का होने वाला है, 1 डिग्री का नहीं होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, अब मैंने माना कोई ऐसा रिएजेंट लिया जो कि 1 डिग्री का करता है। 1 डिग्री से हमें अच्छे से पता है क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, CHO बनता है, बना दो CHO। ये CO हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही बना चुके हैं, यही होगा। अब मान लो मैंने कोई ऐसा रिएजेंट ले लिया जो कि एल्डिहाइड से क्या बनाता है, एसिड, कार्बोनिल से नहीं। चलो कोई ऐसा रिएजेंट ले लो जो कि कार्बोनिल से एसिड बनाता है। कार्बोनिल 2 है यहाँ, एक है कीटोन, एक है एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए पहले ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का होगा। समझ रहे हो ना। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या आ जाएगा, एसिड। ये CO मेंटेन रहेगा, ये आ गया। अब फिर से मैंने कोई ऐसा रिएजेंट लिया है जो कि 1 डिग्री का करता है, किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, तो CHO बना दिया मैंने, येलो आ गया CHO। अब भाई कोई ऐसा रिएजेंट ले लिया है जो कि एल्डिहाइड
कार्बोनिल का करता है किसमें, एसिड में। और कार्बोनिल में जो एल्डिहाइड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए जब ऐसा रिएजेंट में काम में ले रही हूँ जो कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन करता हो, तो वो कार्बोनिल दो प्रकार के इस कंपाउंड में है, कीटोन और एल्डिहाइड, तो वो मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन कर देगा। मोर रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, तो उसके ऑक्सीडेशन से मुझे एसिड मिल जाएगा, बीच वाला CO मेंटेन। समझ गए ना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ गए होंगे ना, समझ गए आप, इंटेलिजेंट हो, है ना, नहीं हो तो बन जाओगे, ठीक है ना। ये डिपेंड ऑन कंडीशन एंड रिएजेंट कौन सा ले उसके बेस पे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है, आराम से नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा सारा। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल रिएक्शन। लास्ट केमिकल रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड से। लास्ट केमिकल रिएक्शन है अपना बेंजल्डिहाइड से। हमें ग्लिसरॉल का रिएक्शन करवाना है भाई। बेंजल्डिहाइड से ग्लिसरॉल का रिएक्शन हमें करवाना है, तो करवा दो, इसमें क्या बड़ी बात है, आता है हमें तो करवाना। कैसे करवाएंगे देखो, बेंजल्डिहाइड यही होता है क्या, बेंजीन रिंग, और उस पर लगा हुआ रहता है CHO, बन गया बेंजल्डिहाइड। ये है बेंजल्डिहाइड। तो भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बना रही हूँ। क्या बनेगा देखो, हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक एसिटेल, ठीक है ना, साइक्लिक एसिटेल, साइक्लिक ईथर भी आप इसको बोल सकते हो। ROR ईथर ही तो होता है ना, यहाँ भी कार्बन बीच में ऑक्सीजन, ईथर है, तो आप इसको साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो इसका क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, सिंपल सा रिएक्शन है, बस आप जब मैं पढ़ा रही हूँ तब थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। केमिस्ट्री में तो मास्टर हो जाओगे आप। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें 3 ऑक्सीजन है, हमें यहाँ अटैक करवाना है। अटैक मुझे यहाँ करवाना है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 डिग्री की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, ठीक है, वो इजीली यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, आप देखो ऑक्सीजन की 1 डिग्री वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, H+ को इजीली भगा देते हैं। 2 डिग्री की तुलना में 1 डिग्री H+ को आसानी से निकालते हैं, तो H जाने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है ना, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, तो 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो यहाँ मैंने अटैक करवाया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, देखो क्या बन गया, जैसे ही यहाँ अटैक करेगा ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव ही आएगा। यही बनेगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हटाएगा, जब यहाँ से H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उस H को कौन ले लेगा, ये O-, यही होगा ना। अब क्या होगा, अब ये वाला 1 डिग्री जाएगा और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से भगाएगा, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा भाई साइक्लिक ईथर। जो मैंने प्रोडक्ट ऊपर बना रखा है वही मुझे यहाँ मिल जाएगा। समझ गए ना। इस तरह से आप जो बेंजल्डिहाइड है उसका रिएक्शन करवा देंगे, किससे, ग्लिसरॉल से, तो हमें साइक्लिक ईथर मिलते हैं। ये रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, जो आपको मुझे पता है अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें,
सीधा सा रिएक्शन है, आराम से 1 डिग्री का अटैक करवाओ और H2O के रिमूवल से साइक्लिक ईथर बनाओ, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनने वाला है जो हमने बना दिया है। अब हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन पहले आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बने, ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट बने उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फर्स्ट आपका यूनिट है वो हम लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपका ये जो सेकंड यूनिट है इसमें आपके 3 पार्ट है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है ना, तो देखो ऑलरेडी हम काफ़ी लेट स्टार्ट किया हमने सिलेबस, और वैसे भी 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम 60% से ज़्यादा कवर किया है अल्कोहल में। आप 5 ईयर पेपर उठाएंगे देखेंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो अल्कोहल पोर्शन से कवर होते हैं। फिर भी एक बार हमारा पूरा सिलेबस हो जाए फिर मैं आपके साथ जो 5 ईयर पेपर है वो डिस्कस कर लूँगी, ताकि अगर किसी सेकंड पोर्शन से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये कॉन्फिडेंस कम से कम रहे कि 5 ईयर पेपर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे हो ना, 100% बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है भाई, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने इसका अल्कोहल जो है वो कंप्लीट किया है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पोर्शन जब आता है तो ऑब्वियस है क्वेश्चन सेकंड पोर्शन से ही आएगा, सेकंड क्वेश्चन जब आएगा। ठीक है, तो हमें तो एक ही क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी मिक्सिंग भी हो जाती है ये सब चीज़ें आपके माइंड में आती है ना, तो उसके लिए अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आपको क्या करवाऊँगी, 5 ईयर पेपर सॉल्व करवाऊँगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। ठीक है ना, तो अभी के लिए आप सिर्फ इस अल्कोहल को पढ़ो, बहुत अच्छे से इसको पढ़ो, इतना कि कम से कम यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो हमारे लिए अभी के लिए जो आपका सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपका इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कार्बोनिल कंपाउंड, जो आपका यूनिट 3 है। यूनिट 2 कंप्लीट मानो आप बस ये मान लो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना वो आपको अच्छे से पढ़ना है, बस जो आपको नोट्स दूंगी बस आपको वो अच्छे से पढ़ना है। आपका बीएससी में सेकेंड ईयर का पेपर कहीं नहीं जाएगा, इस सिलेबस जो मैं पढ़ाऊँगी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको अच्छे से आप पढ़ लो। अगर वो आता है तो कोई आपको फेल तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो यूनिट 3 एक यूनिट आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से। ठीक है, अब जो आपका 3rd यूनिट है वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपका यूनिट है 3rd। ठीक है, अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं अभी आप लोग सामने नहीं हो, वरना मैं आपसे पूछती, तो अभी मैं ही बता देती हूँ क्या होते हैं। कार्बोनिल 2 तरह के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। आपसे डेफिनेशन पूछी जाती तो आपका आंसर मैं गैस करती हूँ, आपका आंसर कुछ ऐसे होता कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप कहते जिसमें CHO या CO एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप किसी में प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है, या आप ये कह दोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ये कहोगे ना। फिर मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेगा कि CHO और CO ये तो टाइप ऑफ कार्बोनिल है, मुझे डेफिनेशन ऑफ कार्बोनिल्स चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता, फिर मैं ही कहूँगी। देखो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो अगर हम ये अप्रोच करें, अगर हम ये आइडिया करें कि कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप तो CO होता है, जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो हम कह देंगे वो कार्बोनिल है। ठीक है, तो डाउट क्या आते हैं, एसिड में भी CO ग्रुप होता है, एस्टर में भी CO ग्रुप होता है, एनहाइड्राइड में भी CO ग्रुप होता है, तो क्या वो भी कार्बोनिल है? बिल्कुल नहीं है भाई। मतलब CO ग्रुप का प्रेजेंट होना कार्बोनिल का डेफिनेशन हम नहीं बोल सकते। कार्बोनिल का डेफिनेशन क्या है कि जब कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी
एक वैलेंसी एल्किल से और दूसरी वैलेंसी H या एल्किल से संतुष्ट हो। जब कार्बोनिल समूह है यानी CO की दोनों वैलेंसी की मैं बात कर रही हूँ, जब एक वैलेंसी तो एल्किल से संतुष्ट होगी, यह तो फिक्स है कि एक वैलेंसी तो हमेशा एल्किल से संतुष्ट होगी। अब जो दूसरी वैलेंसी है वो एल्डिहाइड से भी संतुष्ट हो सकती है और किसी एल्किल से भी संतुष्ट हो सकती है। तो अगर एल्डिहाइड से दूसरी वैलेंसी संतुष्ट हो रही है तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को मैं एल्डिहाइड बोल देती हूँ। और जब दोनों वैलेंसी एल्किल से संतुष्ट हो रही है तो ऐसे कार्बोनिल को मैं कीटोन बोल देती हूँ। उम्मीद है आपको कार्बोनिल का डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि जब कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी से एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो वो कीटोन होते हैं, ठीक है। और जब एक वैलेंसी किसी एल्किल से और दूसरी किसी H से, जब एक वैलेंसी एल्किल और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट हो रही हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड। यही होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस तरह से आप कार्बोनिल कंपाउंड का डेफिनेशन देंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब क्या है। अब हमने क्या देख लिया कि हमारे पास कार्बोनिल दो टाइप के आ जाएंगे ना, इस तरह से तो कार्बोनिल दो टाइप के आ जाएंगे। एक आ जाएगा एल्डिहाइड और एक आ जाएगा कीटोन। दो टाइप के कार्बोनिल आएंगे। अब मुझे क्या करना, मुझे इनका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो IUPAC क्या कहती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या कहती है कि जब मुझे कार्बोनिल का नोमेनक्लेचर करना होता है और मेरे पास एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, और कीटोन मतलब CO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मेरे पास एल्डिहाइड होगा तो मैं क्या करूँगी कि जो एल्केन है, क्या करना है, अगर मुझे किसी एल्केन में क्या CHO ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो मैं इसके E को यहाँ से हटा के उस E की जगह AL जोड़ दूँगी। E को हटा के AL जोड़ दूँगी, यानी कि अगर एल्डिहाइड है तो उनका IUPAC क्या होता है? एल्केनेल। समझ गए ना, एल्केनेल होता है। ऐसे ही जो कीटोन है, कोई एल्केन है उसमें कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मुझे IUPAC लिखना है तो मैं इसके E को भगाऊंगी और क्या जोड़ दूंगी? ऑन मतलब एल्केनोन। समझ रहे होंगे ना आप, बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ रहे हो कि जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास किसी एल्किल श्रृंखला में CHO दिया हुआ हो, हमें पता चल गया ये एल्डिहाइड है। तो जब एल्डिहाइड किसी कार्बन चेन में प्रेजेंट है तो उसका IUPAC हम एल्केनेल से लिखते हैं, और जब कीटोन प्रेजेंट है तो उसका IUPAC एल्केनोन से हम लिखते हैं। समझ गए होंगे ना। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, अगर मुझे एल्डिहाइड के लिए सफिक्स से यूज़ करना हो, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों चीज़ें बताएंगे। अगर हमें एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज़ करना हो, ठीक है, तो सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं जो कि किसी भी नाम के बाद में लगाया जाता है। सफिक्स यही होते हैं ना, पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो पूर्व लग्न तो होते हैं प्रीफिक्स, और अनुलग्न यानी पीछे लगने वाले ग्रुप, पीछे लगने वाला वर्ड। तो एल्केन के पीछे तो लग रहा है, आगे तो मतलब यहाँ लगना चाहिए ना। तो अगर पीछे की तरफ, यानी कि सफिक्स का मतलब क्या है? अनुलग्न, यानी इसके नाम के पीछे। समझ रहे हो ना। तो मैं इसको क्या बोल दूँगी कि जो एल्डिहाइड है उसके लिए सफिक्स होता है एल, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है? ऑन। समझ रहे होंगे ना आप। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स एल होता है, कीटोन के लिए सफिक्स ऑन होता है। अगर प्रीफिक्स की मुझे बात करनी हो, ठीक है, अगर प्रीफिक्स की मुझे बात करनी हो तो जनरली CHO के लिए हम फॉर्मिल यूज़ करते हैं, कभी कभी ऑक्सो भी यूज़ किया जाता है, और जो कीटोन है उसके लिए हमेशा ऑक्सो यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब, अगर किसी कार्बोनिल में मुझे किसी
एल्डिहाइड को एज ए प्रीफिक्स मुझे डिनोट करना है, उसमें कोई कीटोन नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड है जिसे मुझे प्रीफिक्स के तौर पर लिखना है, तो मैं ऑक्सो यूज़ करूँगी। लेकिन अगर वहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, अब दोनों को डिफ्रेंशिएट ऑक्सो से तो कर नहीं सकते ना, तो वहाँ फॉर्मिल और ऑक्सो ये वाले वर्ड हम यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल करेंगे ना तो आप इनका यूज़ आराम से समझोगे। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल करवाती हूँ। जैसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो कुछ ऐसे है, CH3 CH2 CH2 CHO। ये हमारे पास कोई लीनियर चेन है। IUPAC ये कहती है सबसे पहले तो नंबरिंग दे दो, तो नंबरिंग ऑब्वियस है, क्रियात्मक समूह को एक नंबर देना है, दे दिया। 4 कार्बन की चेन है, जो कार्बोनिल का कार्बन है वो श्रृंखला में काउंट होता है। ऐसे नहीं आप उसको छोड़ दोगे तो वो प्रतिस्था भी बन जाएगा, ठीक है ना, उसे आप चेन में ऐड करोगे। तो एक नंबर आपने इसको दिया, 2 3 और 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन के पास मुझे क्या लगाना है, सफिक्स L लगाना है। तो जब L में लगा दूंगी तो E हट के क्या आ जाएगा, ब्यूटेनेल। समझ रहे होंगे ना आप किस तरह से नोमेनक्लेचर इसका करना है, ये है ब्यूटेनेल। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है CH3CO CH2 CH3। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। इधर से करती हूँ तो इस क्रियात्मक समूह को 3 नंबर मिलता है, इधर से करती हूँ तो 2 नंबर मिलता है, तो हमें मिनिमम नंबर देना है, तो 2 मिनिमम है, मतलब ये वाला नंबरिंग सही आएगा, ठीक है। अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आप किस तरह से नाम लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन, आप चाहे इसका नाम लिख दो ब्यूटेन 2 ऑन, ये लिख दो, या फिर 2 ब्यूटेनॉन, ये लिख दो। कोई आपको गलत नहीं कहेगा, दोनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है ना। जो अपना कीटोन है हमें उसकी पोजीशन को लिखना पड़ेगा अगर वो फर्स्ट नंबर पर नहीं दिया हुआ है तो, और कीटोन कभी भी फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ होगा ही नहीं, है ना, कभी नहीं दिया हुआ होगा, उसके साथ कोई एल्किल तो होगा ही होगा, तो उसको 1 नंबर दोगे आप। तो कीटोन कभी भी लीनियर में टर्मिनल पर प्रेजेंट नहीं होगा, उसका कोई ना कोई पोजीशन होगा, ठीक है ना। अब देखो जो सफिक्स और प्रीफिक्स है उनका यूज़ मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यूज़ करना होता है। इधर ले लेते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट, CH3 CH2 CO CH2 CHO, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब मुझे नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले तो मुझे नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग मुझे वहाँ से देनी है जहाँ से क्रियात्मक समूह को मिनिमम नंबर मिले भाई। तो यहाँ देखो इसको सीधा सीधा 1 नंबर मिल रहा है, तो मैं इधर से क्यों आऊँगी, आराम से उधर से नंबरिंग दे देंगे, दे दो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, ये तो पता चल गया हमें कि 5 कार्बन की चेन है। अब इसका हमें नाम लिखना है। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को तो मैं मेन फंक्शनल ग्रुप मान नहीं सकती, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि जो बीच में प्रेजेंट है उसको तो मैं मानूंगी क्या उसका सब्स्टिट्यूएंट। देखो किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे कि जो कीटोन है उसको मैंने क्या बताया, उसका जो प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो होता है, ठीक है। तो मुझे जब इस कीटोन को लिखना होगा, क्योंकि देखो ये तो चेन के अंदर ही काउंट हो जाएगा ना फर्स्ट वाला, तो इसका नाम मैं लिखूँगी तो पेंटेनेल हो जाएगा, ठीक है। अगर पेंटेनेल हो रहा है तो मतलब ये मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, जिसकी पोजीशन क्या है, 3rd। तो मैं क्या लिखूँगी कि 3rd पे क्या है, ऑक्सो। ऑक्सो आते ही मैं समझ जाऊँगी कीटोन है, ठीक है। 3 ऑक्सो। अब देखो 5 कार्बन की चेन क्या होती है, पेंटेनेल। एल्डिहाइड लगा हुआ है ना, तो L लगाना है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो पेंटेनेल। ये इसका क्या है, नोमेनक्लेचर। समझ गए ना आप, समझ रहे हो आप, बहुत अच्छे से समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है।
एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये कोई कंपाउंड ले लिया, ये मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, आपको कहा जाता है इसका नोमेनक्लेचर करो IUPAC में, तो मैं दोनों को कैसे लिखूंगी? मुझे किसी एक को तो प्रीफिक्स और किसी एक को सफिक्स देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं चेन सेलेक्ट कर लूँगी, 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, यहाँ तो सिमेट्रिकल कंडीशन है, दोनों तरफ एल्डिहाइड है। अब देखो किसी एक को मुझे सब्स्टिट्यूएंट मानना है, किसी एक को मुझे सब्स्टिट्यूएंट मानना है। देखो या तो मैं इसका नाम क्या लिख दूँ कि 1 और 4 पे 2 एल्डिहाइड है, मतलब 2 एल है, मतलब एल्डिहाइड है ना, तो मैं या तो इसका नाम सिंपली ये लिख दूँ ब्यूटेन 1,4 डाई एल। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन है और 1 और 4 पे डाई एल यानी कि 2 एल्डिहाइड है, हो गया इसका नाम। या मैं क्या लिख सकती हूँ कि मैं एक CHO को तो ले लूँ सफिक्स और एक को ले लूँ प्रीफिक्स, मतलब मान लो मैंने इसको तो ले लिया क्या सफिक्स और इसको मैंने ले लिया प्रीफिक्स। तो अगर मैंने इसको प्रीफिक्स ले लिया तो मैं इसकी पोजीशन लिख के सबसे पहले इसका प्रीफिक्स का जो साइन है वो डिनोट करूँगी। 4 पे क्या लगा हुआ है ऑक्सो, एल्डिहाइड को आप फॉर्मिल लिख दो, ऑक्सो लिख दो, एक ही चीज़ है, ठीक है। 4 ऑक्सो। अब क्या लिख दोगे आप 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेनेल। अब आपने अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो आप इसको चेन के साथ एल की फॉर्म में लिख सकते हो ब्यूटेनेल। समझ रहे हो ना आप? ऑक्सो और ये सब आपको कब यूज़ करने हैं, समझ रहे हो है ना? तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर क्या कर लेंगे, इन कार्बोनिल का कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड जो ग्रुप है, अगर मेरे पास जो एल्डिहाइड है वो रिंग में प्रेजेंट हो, अगर एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप रिंग में प्रेजेंट हो तो मैं जो सफिक्स यूज़ करूँगी, क्या यूज़ करूँगी, कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड एज ए सफिक्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ये ले लिया, ये बेंजीन है और इस पर जुड़ा हुआ है CHO, बेंजल्डिहाइड होता है ना। तो अगर मैं इसका IUPAC लिखूंगी तो सबसे पहले जो एल्केन है उसका नाम लिख दो, ये बेंजीन है ना, तो बेंजीन लिख दो, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका IUPAC है। ऐसे ही मान लो मेरे पास ये है, तो ये जो सैचुरेटेड चेन है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है वो साइक्लोहेक्सेन है, क्या साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्सेन आएगा, एन लगा रही हूँ क्योंकि सैचुरेटेड है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो जब साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो हम उसके लिए कार्ब एल्डिहाइड सफिक्स यूज़ करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझ गए होंगे ना? ये है इनका नोमेनक्लेचर। तो आपका जो यूनिट 3 है वो हमने स्टार्ट कर लिया है, कार्बोनिल का नोमेनक्लेचर हमने देख लिया है। अब इसके आगे का जो भी है इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए आपका जो आज का क्लास वो यहीं तक है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है।